नमस्कार दोस्तों, ग्रामोदय आईएएस शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज पार्ट 7 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले मेरे जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो ये मेरी जो सीरीज है पॉलिटी की, इसमें 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे। और यह भारतीय संविधान का भाग 3 चल रहा है, यानी कि भाग 3 में संविधान है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार। और उसका पार्ट 3 है अनुच्छेद 23 से 28 शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें दो मिला लिए गए। विगत 10 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी व्याख्या सहित क्लास चलेगी। क्या खास होगा इसमें? अनुच्छेद 23 की ताकत, पिछले 10 सालों का महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने जैसा पहले भी बताया। हर प्रश्न की सरल व्याख्या, उसमें बहुत जरूरी की पॉइंट्स होंगे जिसमें आप एक प्रश्न करेंगे उसके साथ जो व्याख्या देखेंगे उसमें कई प्रश्न हल करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात्कार, है ना, फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाई गई है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है अनुच्छेद 23। ये अनुच्छेद इंसानों की खरीद फरोख्त और उसमें बिना मर्जी के काम कराने जैसे बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह रोकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का विषय निषेध, बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है अनुच्छेद 24, यानी कि यह अनुच्छेद 14 वर्ष 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों, कारखानों, खदानों में लगाने पर सख्त रोक लगाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर, किन संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? या कहा गया जो शिक्षा का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो यह किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा? 86वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वह है 86वें संशोधन द्वारा, है ना, 2002 में जो हुआ था। यह बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। इसी संशोधन से अनुच्छेद 21 है ना, क्या कहा गया? 21 ये जोड़ा गया है। यहाँ पर 21 ये जोड़ा गया है जो 6 से 14 साल के बच्चों 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर सी है, अनुच्छेद 25 से 28। ये 4 अनुच्छेद भारत के हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और उनके विचार की आजादी ने प्रचार यानी विचार नहीं विचार की आजादी देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण, यहाँ पर कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ए किसी भी धर्म को मानने की आजादी, बी अपने भगवान ईश्वर के साथ किसी भी रूप में जुड़ने की आजादी, सी धार्मिक मामलों के प्रबंध की आजादी, डी केवल अपने धर्म के प्रचार की आजादी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी अपने भगवान या ईश्वर के साथ किसी भी रूप में जुड़ने की आजादी है। यह अपने निजी आजादी है ना, निजी है। यहाँ पर देखिए, देखने वाली बात यह है कि निजी बताया गया है। निजी आजादी है कि आप अपने भगवान को कैसे भी मन चाहे, वह मंदिर में हो या आपके मन में हो या आपके घर में हो, जैसे जैसे रख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसकी आपको पूर्ण आजादी मिली हुई है। प्रश्न 6, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंध मैनेज की स्वतंत्रता है? इसमें ये कहा गया है कि धार्मिक मामले, है ना, धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं, प्रबंध कैसे करते हैं।
चलिए ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 26। ये संस्थाओं जैसे क्या यहाँ पर क्या गया, संस्थाओं संस्थाओं जैसे ट्रस्ट है या वक्फ है, जैसा भी आपने वक्फ का पहले भी सुना होगा बहुत केस वगैरह। तो अपने धार्मिक काम, कोई भी धार्मिक काम है उनको कैसे संभालना है या जो है संपत्ति रखने का हक होता है, ठीक है। तो यह हमारे संविधान में दिया गया हुआ। चलिए प्रश्न नंबर अगला 7 देखते हैं। धार्मिक करों रिलीजन टैक्सेस से मुक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। ठीक है। चलिए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर सी है अनुच्छेद 27। सरकार आपसे पैसा ऐसा कोई टैक्स नहीं वसूल कर सकती है, ठीक है, जिसका पैसा किसी खास धर्म को बढ़ाने के लिए लगाया जाए। जैसे कि एक धर्म से पैसा ले लिया गया टैक्स के रूप में दूसरे धर्म को बढ़ावा देने के लिए, तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। हमारे संविधान में ऐसा करने दंडनीय अपराध है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। शिक्षा संस्थानों, है ना, क्या कहा, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना या उपस्थिति होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 28। सरकारी पैसे से, जैसा हमने पहले ही बताया, सर से चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। और दूसरा, दूसरे स्कूलों में बच्चों को धार्मिक कार्यक्रमों, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको जाना होगा, ऐसा नहीं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्या भारतीय नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर, क्या कहा गया है कि धार्मिक विश्वास, है ना, कि आप किस धर्म को मानते हैं, धार्मिक विश्वास के आधार पर सरकारी सेवा से इनकार कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। बी, नहीं, क्योंकि सरकारी सेवा एक नागरिक का कर्तव्य है। सी, हाँ, नागरिक सरकार इसकी अनुमति दे अगर सरकार। डी, नहीं, अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, नहीं, क्योंकि सरकारी सेवा एक नागरिक का कर्तव्य है, तो आप मना नहीं कर सकते हैं, यानी कि नागरिक का कर्तव्य है ना। तो यह हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि देश की सेवा या उसके लिए आपकी धार्मिक स्वतंत्रता देश की सेवा कर्तव्य को नहीं रोक सकती, खास तौर पर अगर सरकार आपके देश की रक्षा के लिए बुलाए। जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, आपका कर्तव्य बनता है ना देश की रक्षा सर्वोपरि है। चलिए लास्ट नंबर देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किनके विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा देता है? या शोषण के विरुद्ध की बात की गई है ना। चलिए, ए केवल राज्य के विरुद्ध, बी केवल राज्य व्यक्तियों के विरुद्ध, सी राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी, राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध शोषण कोई भी करे, चाहे राज्य या प्राइवेट आदमी हो या सरकार, दोनों ही से सुरक्षा मिलती है, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो उसे दंडनीय अपराध है। अगर ये पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 31। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका बी है अनुच्छेद 29। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर भारत में किसी भी समुदाय की अपनी अलग भाषा या कल्चर है तो उसे बचाने का उन्हें पूरा हक है। सरकार उन्हें मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपना कल्चर छोड़े, ठीक है, अन्य कल धर्म को या कल्चर को अपनाएं। उन्हें बचाने का पूर्णतः अधिकार मिला हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अनुच्छेद 29 2 के अनुसार किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता?
ए धर्म और मूलवंश, बी जाति और भाषा, सी उपरोक्त दोनों, डी केवल जन्म स्थान से। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि उपरोक्त दोनों। अगर कोई स्कूल या कॉलेज सरकारी पैसे से चल रहा है तो वह किसी को भी सिर्फ उनके धर्म या जाति या भाषा की जगह एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। यानी कि गवर्नमेंट है तो उसपे आप इन चीजों से उन्हें अलग नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शब्द में कौन कौन से आधार शामिल हैं? ए केवल धर्म, बी केवल भाषा, सी धर्म और भाषा दोनों, डी धर्म भाषा और जाति। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर 3 का सी है, धर्म और भाषा दोनों। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक दो तरह के माने गए, एक भाषा के रूप में और दूसरे धर्म, यानी कि जिनकी आबादी कम है धर्म में, और दूसरे जिनकी भाषा बोलने वाले कम है, ठीक है, वो अल्पसंख्यक माने गए। चलिए आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो 4 का सही उत्तर जो है बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 30। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को पावर देता है कि वह अपने बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाने के लिए, यानी कि कल्चर को सिखाने के लिए खुद के स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं और उन्हें खुद चला सकते हैं। यह आर्टिकल 30 में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्या अनुच्छेद 30 के तहत मिलने वाला अधिकार केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी है, ऑप्शन सी यह केवल हिंदुओं के लिए है, ऑप्शन डी यह केवल आदिवासियों के लिए है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी है, यानी कि 5 का बी, नहीं यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी है। चाहे कोई मुस्लिम, ईसाई, सिख या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, या कोई तमिल कन्नड़ बोलने वाला भाषाई अल्पसंख्यक हो, यह अधिकार दोनों को बराबर मिलता है। अगर मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और आगे वीडियो अच्छे से अच्छा लाने में अत्यंत मन प्रसन्न रहता है। अगर और शेयर भी करें, कमेंट करें कि कैसी क्लास लग रही है, आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसे क्या करना होगा? ए कोई पैसा नहीं देना होगा, बी बाजार रेट से कम पैसा देना होगा, सी उचित मुआवजा कंपेंसेशन देना होगा ताकि उनका अधिकार बना रहे, डी सरकार जमीन नहीं ले सकती। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि उचित मुआवजा देना होगा। तो 44वें संशोधन के बाद यह साफ कर दिया गया कि अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक स्कूल की जमीन लेती है तो उसे इतना पैसा देना होगा कि वह दूसरी जगह अपना संस्थान फिर से खड़ा कर सके या बना सके। ठीक है, ये नहीं कि उनको जो है ले लिया और कर नहीं दिया, ठीक है, आधा अधूरा छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 हो गया, 7 देखते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में मुख्य अंतर क्या है? ए अनुच्छेद 29 व्यक्तिगत है, बी और 30 सामूहिक है, बी अनुच्छेद 29 संस्कृति बचाने की बात करता है जबकि 30 संस्थान खोलने की, सी अनुच्छेद 29 केवल बहुसंख्यकों के लिए है, डी कोई अंतर नहीं है। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए हम देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि अनुच्छेद 29 संस्कृति बचाने की बात करता है जबकि 30 संस्थान खोलने की। आप एक तरफ संस्कृति बचाएं और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप एक संस्थान खोल सकते हैं। चलिए 29 में हक दिया गया है, जैसा मैंने बताया, अपनी भाषा बचाने का, और 30 में उसे हक को पूरा करने के लिए, यानी खड़ा करने के लिए साधन या स्कूल कॉलेज बनाने का अधिकार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न 8 देखते हैं।
क्या सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता ग्रांट देते समय उसके साथ भेदभाव कर सकती है? ए हाँ, अगर वो धर्म के आधार पर बने हैं। बी नहीं, अनुच्छेद 30 तो उसे रोकता है। सी केवल भाषाई संस्थानों को सहायता दी जाएगी। डी इनमें से कोई नहीं। चलिए पहला इसका उत्तर देखते हैं। 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी है, नहीं, अनुच्छेद 30 दो इसे रोकता है। सरकार जब स्कूलों को पैसा बांटती है तो इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि यह स्कूल किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाया जा रहा है ना, तो यह भेदभाव करना दंडनीय है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। मदरसा या अन्य धार्मिक शिक्षण संस्थान किस अनुच्छेद के संरक्षण में आते हैं? ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 32। इसका उत्तर देखते हैं। सी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 वह कवच है जो धार्मिक और भाषाई समुदायों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने की आजादी और सुरक्षा देता है। चलिए 10 नंबर और यह लास्ट प्रश्न है। क्या अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है? ए हाँ, केवल अल्पसंख्यकों को। बी नहीं, यह नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए। सी केवल विदेशियों के लिए। डी केवल पिछड़े वर्गों के लिए। उत्तर 10 का जो सही है वह है बी नहीं, यह नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुच्छेद 20 नहीं सॉरी अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अनुभाग शब्द है, यानी कि जिसका मतलब है कि इसमें बहुसंख्यक मेजॉरिटी भी अपनी भाषा और संस्कृति बचाने के लिए शामिल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उपचार एवं विशेष प्रावधान। चलिए देखते हैं इसमें और क्या खास है। अनुच्छेद 32 की ताकत, 10 MCQ और 10 सालों का गहन अध्ययन, और भाषा सरल भाषा में व्याख्या की गई है और इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 226। चलिए सही उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर अनुच्छेद 32। यह अनुच्छेद सबसे पावरफुल है। अगर कोई आपका मौलिक अधिकार छीने या आपसे सी अनुच्छेद का इस्तेमाल करके सीधे आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया प्रेजेंटेशन में कि जो है अनुच्छेद 32 की ताकत, तो ये 32 की ताकत है क्योंकि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अधिकार परीक्षा रिट का क्या अर्थ है? ए हम आदेश देते हैं, बी किसी अधिकार से, बाय वाटर अथॉरिटी, सी रोकना, डी सूचित करना। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठा या बैठ जाए जिसका वह हकदार नहीं है तो कोर्ट उससे ये पूछती है कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 19(1)(f) और 31, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 30, डी केवल अनुच्छेद 31। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ये अनुच्छेद 19(1)(f) और 31। पहले यह मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसे हटाकर कानूनी अधिकार यानी कि आर्टिकल 300A बना दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, डी सी रक्षा मंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखते हैं। सही उत्तर बी संसद के पास। देश की सुरक्षा के लिए सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस वालों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर सीमित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यह पार्लियामेंट के पास ही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अनुच्छेद 34 का संबंध किससे है? ए राष्ट्रपति शासन, बी मार्शल लॉ सैन्य शासन यानी कि, सी वित्तीय आपातकाल, डी भाषाई अल्पसंख्यक। चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह बी मार्शल लॉ सैन्य शासन। अगर देश के किसी हिस्से में सेना का कानून लागू हो जाता है
तो वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार कम कर दिए जाते हैं या कर दिए जा सकते हैं, जैसा कि अभी कुछ समय पहले जम्मू का एंड कश्मीर में था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 35, डी अनुच्छेद 36। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, सी अनुच्छेद 35। पूरे भारत में मौलिक अधिकार एक जैसे रहे, इसलिए केवल संसद को ही यह पावर दी गई है कि वह कानून बना सकती है। इनके खिलाफ सजा या नियम बनाने का सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही कानून बनाने का अधिकार है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उत्प्रेषण रिट को रिट कोड कब जारी करता है? ए किसी को जेल से छुड़ाने के लिए, बी किसी अधिकारी को काम करने के आदेश देने के लिए, सी निचली अदालत की केस की फाइल ऊपर मंगवाने के लिए, डी चुनाव रोकने के लिए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, सी निचली अदालत से केस की फाइल ऊपर मंगवाने के लिए। जब कोई निचली अदालत अपनी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर फैसला सुनाती है, तो बड़ी अदालतें उसे चेक करने के लिए इस फाइल को ऊपर मंगवा लेती हैं। ठीक है, कि कहीं गलती क्या हुई, क्या समीक्षा करती हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अनुच्छेद 31C को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए 24वां संशोधन, बी 25वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर बी होगा 25वां संशोधन 1971, 1971। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाए हैं, तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मौलिक अधिकार है। ये 9 नंबर देखते हैं। क्या अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट जा सकता है? हाँ, ए हाँ, बी नहीं, 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट, सी राष्ट्रपति की मर्जी से, डी केवल केंद्र सरकार के मामलों में। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी नहीं, 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। जब कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप आर्टिकल 32 का सहारा लेकर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है, तो अनुच्छेद 226 के तहत का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं। 10 प्रतिषेध रेट का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? ए गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ना, बी किसी निचली अदालत को उसकी सीमा के बाहर जाने से रोकना, सी किसी अधिकारी कर्मचारी को निलंबित करना, डी संसद की कार्यवाही रोकना। चलिए सही उत्तर देखते हैं, बी निचली अदालत को रोकना। यह परमादेश का उल्टा है। परमादेश कहता है आदेश यानी कि काम करो, प्रतिषेध कहता है प्रतिषेध यहाँ पर रोको, कोई यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। वो कहता है काम करने के लिए और ये कहता है रुकने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास अच्छी लगी। देखते हैं पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग ए, ऑप्शन ए भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। चलिए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर सी भाग 4। जैसे भाग 3 में नागरिकों के अधिकार की बात की गई, वैसे ही भाग 4 में सरकारों के कर्तव्य बनाए गए हैं। ठीक है, उन्हें देश चलाने के लिए किस बातों का ध्यान रखना यह दिया गया है। ठीक है, वैसे नागरिकता तो भाग 2 में है, लेकिन नागरिकों के अधिकार की बात की गई तो 3 में, जैसे मौलिक अधिकार जिन्हें कहे गए। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए हैं? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी रूस, डी कनाडा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर सी आयरलैंड, ऑप्शन बी है। सॉरी दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ना कि सरकार। ये सरकार के लिए गाइड की तरह काम करते हैं, और ज्यादातर लोग ये तो अगर बताते होंगे कि आयरलैंड से जो है प्रेरित हैं, लेकिन आयरलैंड ने भी जो स्पेन से लिया हुआ। ठीक है दोस्तों, कि अगर गहराई से देखते हैं तो। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य स्टेट की परिभाषा क्या है? ए जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, बी केवल राज्य सरकारें, सी केवल केंद्र सरकार, डी जिला प्रशासन। इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर ए जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, यानी कि जो मौलिक अधिकारों में 12 आर्टिकल है, उसमें जो परिभाषा राज्य की है सेम वही रहेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ राज्यों का मतलब वही है जो मौलिक अधिकारों में था, जैसा कि मैंने बताया, यानी संसद, विधानमंडल और सरकारी संस्थान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं।
किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 38, डी अनुच्छेद 39। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी अनुच्छेद 37 होगा। यह सबसे बड़ा अंतर है। अगर आपके मौलिक अधिकार छीने जाएं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर सरकार डीपीएसपी लागू ना करे तो आप कोर्ट के केस नहीं कर सकते हैं। यह सरकार की मर्जी और बजट पर निर्भर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए लोक कल्याण की अभिवृद्धि, बी पंचायतों का गठन, सी निशुल्क कानूनी सहायता, डी गौवध पर रोक। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ए लोक कल्याण की अभिवृद्धि। यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिले, कोई अछूता ना रह जाए। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 42। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 39 डी। चाहे पुरुष हो या महिला, अगर काम एक जैसा है और दो तनख्वाह भी एक जैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो भेदभाव वहां प्रवेश कर जाता है, ठीक है, जिससे मनोबल भी कमजोर होता है वर्ग। चलिए 7 नंबर देखते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 41। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर सी अनुच्छेद 40। गांधी जी का सपना था कि गांव में पंचायतें हों। अनुच्छेद 40 इसी गांधीवादी विचार को बढ़ावा देता है। जैसे गांधीवादी क्या कहते हैं, गांधीयन आर्टिकल जैसे आते हैं तो उसमें 40, 41, 42 रहता, जो जैसे जिनकी शुरुआत ग्राम यानी कि गांव से मानी जाती है उन्हें गांधीयन कहते हैं, और जो समाज से रिलेटेड होते हैं वो सामाजिक, ठीक है, जैसे 36 है, ठीक है, 37 है, ये जो है 38 है, ये आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 39 है, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 42। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर ए अनुच्छेद 39 है। अगर किसी गरीब के पास वकील करने के पैसे नहीं तो सरकार इसे मुफ्त में वकील दिलाएगी। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, और इसमें एक अपील का जो है उसमें भी जोड़ा गया था जिसे, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, अनुच्छेद 41 किन दशाओं में सहायता की बात करता है? ए बुढ़ापा, बी बीमारी और बेकारी, सी निःशक्तता, डी उपरोक्त सभी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। सरकार कोशिश करेगी कि जो लोग बूढ़े, बीमार या बेरोजगार हैं उन्हें काम और मदद मिल सके, ठीक है दोस्तों। इसके लिए सरकार जो है सहायता करती है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद से में है? ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 44। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी अनुच्छेद 42। यह कहता है कि जहां लोग काम कर रहे हैं वहां का माहौल अच्छा होना चाहिए और महिलाओं को प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और काम करने में जो है अग्रसर रहेंगी। उन्हें मन में किसी प्रकार का भय नहीं होगा कि हम वहाँ की संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर सी अनुच्छेद 44 है। इसको याद रखने की सीधी ट्रिक ये है कि जैसे 4 और 4 यानी कि दोनों समान है ना, तो कहेंगे समान, तो 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता की बात है। मतलब पूरे देश में एक जैसा कानून होगा, चाहे शादी का हो, तलाक का हो, या संपत्ति विवाद हो, या किसी भी कोई नियम हो, सबके लिए एक जैसे रहेंगे, सबके लिए अलग अलग नहीं रहेंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ उत्तराखंड और गोवा दो ही जगह यूसीसी लागू है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 47। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर डी अनुच्छेद 47।
तो नहीं, सॉरी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो है वह है बी, अनुच्छेद 45। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। पहले इसमें 6 से 14 साल के बच्चे थे, लेकिन 86वें संशोधन के बाद उन्हें अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार में भेज दिया गया है ना। क्या 21A में क्या है कि उसमें आपको 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, या प्रावधान है शिक्षा का। और अनुच्छेद जो 45 सिर्फ उन्हें शिक्षित किया जाएगा, जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनकी देखभाल और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं चलती हैं, बात करता है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें मिलेगी सुविधा। और फिर 6 से 14 साल के लिए आपको जो है अनुच्छेद 21A। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 43 बी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर सी अनुच्छेद 43 है। यह गांधीवादी विचारधारा है। सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिसमें गांव-गांव में छोटे उद्योग और चरखे जैसे काम बढ़े, ताकि सबको निर्वाह मजदूरी मिल सके। जैसे गांधी जी का सपना, या कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि कोई भी काम हो गांव से शुरुआत की जाए, ठीक है। तो जैसे 40 है, 43 है, 43 शायद खा या कुछ करके ऐसा है। तो ये जो है गांधीवादी सिद्धांत है, ठीक है। गांधीवादी है, समाजवादी, उदारवादी है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 48। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर बी अनुच्छेद 46 है। सामाजिक न्याय की ढाल है। यह सरकार को आदेश देता है कि पिछड़े वर्गों को शोषण से बचाए और उन्हें पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाया ना। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 5। शराबबंदी और नशीली दवाओं पर रोक लगाने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 50। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर ए अनुच्छेद 47। 47 क्या कहता है कि जनता का पोषण स्तर है ना, न्यूट्रिशन सुधारना सरकार की ड्यूटी है। इसलिए जो चीजें सेहत बिगाड़ती हैं, जैसे जहरीली शराब या ड्रग्स, उन पर सरकार रोक लगा सकती है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डीपीएसपी है अपरिवर्तनीय है, नहीं परिवर्तन जो है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, इसमें डीपीएसपी में नहीं जा सकते हैं। और इसमें यह सरकार के कर्तव्य हैं, कुछ नागरिकों के भी कर्तव्य हैं, जो आगे मौलिक कर्तव्य होंगे उनको मैं आगे अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जो है शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 48A, डी अनुच्छेद 49। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। कृषि और वैज्ञानिक सुझाव जो है उत्तर बी अनुच्छेद 48 में है। इसमें गौवध पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि खेती और दुग्ध उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से सुधारा जा सके, है ना, कि उसमें कोई क्षति ना हो, इसीलिए गौवध पर भी रोक लगाता है यह अनुच्छेद। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 48A, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 51। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी अनुच्छेद 48 है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह याद दिलाता है कि विकास के साथ साथ जंगलों और जानवरों को बचाने भी सरकार की जिम्मेदारी है ना, पर्यावरण क्षति इसे ना हो। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे ये बहुत ज्यादा बड़ा संविधान संशोधन था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 51। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, बी अनुच्छेद 49। ताजमहल, लाल किला या हमारे पुराने मंदिर, इनकी हिफाजत करना अनुच्छेद 49 के तहत राज्य का कर्तव्य है, ताकि हमारी विरासत सुरक्षित रहे ना, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति महफूज रहे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका में अलग करना किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 48। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी अनुच्छेद 50 है। इसको ऐसे समझो सीधा, जैसे अभी 44 का समझाता है ना, 4 4 सेम सेम वाली बात, वैसे इसमें 50 50 यानी कि आधा आधा।
यानी जज अपना काम करेंगे और सरकारी अफसर अपना, दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, ताकि न्याय निष्पक्ष हो, है ना। क्या 50 से आधा आधा याद आ जाता, तो ऐसे समझो आधा आधा, यानी कि अपना अपना काम करो। चलिए ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, और यार अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 51 है, डी अनुच्छेद 36। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी अनुच्छेद 51 है। यह भारत की विदेश नीति का आधार है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, इसलिए अनुच्छेद 51 कहता है हम दुनिया में शांति बनाए रखेंगे और झगड़ों को बातचीत से सुलझाएंगे, है ना। गुटनिरपेक्ष की भी बात की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्लास समाप्त होती है। अगर आप क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी करें और लाइक करें, कमेंट करें सब। और बहुत ही अच्छे की पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, जिससे आप कई प्रश्न हल करने की क्षमता रखेंगे। और बहुत अच्छा व्याख्या जो है सोच समझ के इसमें जो बिल्कुल की पॉइंट्स की तरह डाली गई है। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर रूस 1991 में जिसका विघटन हो गया, और वर्तमान समय में रूस, डी कनाडा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर सी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर है ना। कि अब इसे देखते हैं कि रूस हमारा सबसे पुराना दोस्त है और दोस्ती में कर्तव्य ड्यूटीज निभाना सबसे जरूरी होता है, इसलिए कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों के साथ जो है उनका काम हो या कोई हो, तो ड्यूटी जब मामला किसी अच्छे कार्य के लिए आता है तो ड्यूटी दी जाती है, उसे निभाया जाता है। तो इसलिए क्या कहा गया कि दोस्ती दोस्ती हमारी सबसे अच्छी अगर कहीं है वो रूस से है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? ए वर्मा समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी सरकारियस आयोग, डी बलवंत राय मेहता समिति। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी स्वर्ण सिंह समिति। आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि नागरिकों को सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कुछ जिम्मेदारियां भी मिलनी चाहिए, है ना। इसी जिम्मेदारी को देखते हुए जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ए 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 44वां संशोधन 1978, सी 86वां संशोधन 2002, डी 52वां संशोधन 1985। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, जो कि है ए 42वां संशोधन 1976। 42वें संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए संविधान को भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, और इस संशोधन के समय बहुत सारे संशोधन भी किए गए थे, इसीलिए इसे मिनी संविधान कहते हैं, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 1976 में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तब उनकी संख्या कितनी थी? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी 10। शुरुआत में सिर्फ 10 कर्तव्य थे, 11वां कर्तव्य बहुत बाद में जोड़ा गया था, बाद संशोधन करके 11वां आया था। इसके पहले 10 ही थे। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होने का। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? इससे पहले प्रश्न था कि जब जोड़े गए तब कितने थे, तो 10 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 9। तो सही उत्तर 11 बी यानी कि ऑप्शन होगा। आज की तारीख में हर नागरिक के 11 कर्तव्य हैं जिनको निभाना चाहिए। चलिए देखते हैं 6। इससे पहले अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट में बताएं और शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे क्लास अगर आती है तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा का अवसर किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 86वां संशोधन, डी 92वां संशोधन। इसका सही उत्तर जो होगा सी 86वां संशोधन 2002।
यह कर्तव्य माता पिता के लिए है कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 21A में कहा गया है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, है ना, ये सरकार का कर्तव्य है। और जो DPSP 45 में का है वो इसलिए कि वह जो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए बात की गई, और इसमें माता पिता की ड्यूटी कर्तव्य की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों है, सेम सेम से मत समझिएगा। उसमें सरकार की बात की गई है, इसमें जो है माता पिता यानी कि हम नागरिक की ड्यूटी की बात की गई है। प्रश्न 7 देखते हैं, क्या मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर अदालत द्वारा सजा दी जा सकती है? ए हाँ, सीधे अनुच्छेद 51 के तहत। बी नहीं, ये गैर न्यायोचित है। सी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से। डी केवल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी नहीं, ये गैर न्यायोचित है। जैसे DPSP के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वैसे ही मूल कर्तव्यों के लिए भी सीधे सजा का प्रावधान नहीं है, जब तक कि संसद अलग से कोई कानून जैसे राष्ट्रध्वज अपमान अधिनियम ना बना दे। ठीक है, वैसे आपको सजा नहीं दी जा सकती। अगर संसद कोई कानून बनाती है तो आपको सजा दी जाएगी, है ना। राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इसका अपमान अगर करते हैं तो अगर अधिनियम है तो उसे आपसे सजा आपको मिलती है। और जैसे आपको जो है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार मिले, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं, राष्ट्रगान नेशनल एंथम और राष्ट्रध्वज नेशनल फ्लैग का आदर करना क्या है? ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति निर्देशकता, तो सी मूल कर्तव्य, डी विधिक अधिकार। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी मूल कर्तव्य होगा। यह हमारा पहला मूल कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रतीकों का सम्मान करें, है ना, चाहे वह हमारा राष्ट्रध्वज हो या हमारा नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान हो। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी टेम्पर और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 51AH, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 48 है। चलिए इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन बी अनुच्छेद 51AH है। संविधान चाहता है कि हम अंधविश्वास छोड़कर लॉजिक और साइंस वाली सोच रखें, ताकि अपने देश समाज की तरक्की कर सकें, है ना, अपने देश के कल्याण में जो है अपना योगदान कर सके, जिससे देश ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो। प्रश्न 10 और लास्ट प्रश्न है यह, मूल कर्तव्य केवल किनके लिए लागू होते हैं? ए भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए, बी केवल भारत के नागरिकों के लिए, सी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, डी केवल संसद सदस्यों के लिए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी केवल भारत के नागरिकों के लिए। एक्सप्लेनर क्या कहता है, अधिकार विदेशियों को भी मिल सकते हैं, लेकिन देश के प्रति कर्तव्य निभाना सिर्फ हम भारतीयों की जिम्मेदारी है ना, तो इसीलिए है नागरिकों की कर्तव्य है ना। जैसे कि आपने देखा फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो है विदेशियों को भी मिलते हैं और नागरिकों को भी, लेकिन यहाँ जो ड्यूटीज हैं वह पहला कर्तव्य किसका है? हम लोगों का है, हम भारतीयों का है, अपने नागरिकों का है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ कोई, कमेंट में बताएं कैसी लगी क्लास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय